जय हिंद दोस्तों, आज की हम वीडियो में समझते हैं जनन स्वास्थ्य को। क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। इस वीडियो में मैं चाहूँगा पूरा चैप्टर निपट जाए, तो इसके लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन छोटी रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है आपने या फिर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर भी है या फिर आप कहीं और से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। दोस्तों, जनन स्वास्थ्य को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जनन के जो सभी पहलू, जनन के जितने भी पहलू हैं वो अच्छे हों, या फिर उनकी जो स्टेजेस हैं, जो भी स्टेजेस आती हैं वो अच्छी हों, तो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। और उनमें विकार ना उत्पन्न हो, जिसके लिए हम कई तरीक़ों की दवाइयों का यूज करते हैं या फिर कई तरीक़ों का यूज करते हैं, जिससे कि जनन स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, जिसके लिए सरकार भी अपना योगदान देती है। तो जनन का स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो शिशु में कमियां होंगी, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जो हेल्थ क्या होती है, मतलब हेल्थ को समझाने के लिए कहा है डब्ल्यूएचओ ने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीनों चीज़ों की जो हेल्थ होती है। जैसे शारीरिक हेल्थ में क्या है कि हमारा जो शरीर है उसमें कोई रोग ना हो। दूसरी चीज़ है जो मानसिक, हमारी जो मानसिकता है, डिप्रेशन ना होना चाहिए, किसी भी तरह की और भी मानसिक बीमारी ना हो। तीसरी जो चीज़ है वो सामाजिक व्यवहार है। सामाजिक व्यवहार में हम दूसरों के प्रति कैसे समझते हैं, कैसे हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसा पता लगता है कि हम दिन भर सोते हैं और रात को डीजे चलाते हैं, तो वो भैया आपकी कॉलोनी के लोगों को दिक्कत पैदा करता है। आपको गालियाँ तो सुननी ही सुननी है आपको। तो सारे सामाजिक व्यवहार भी ज़रूरी रहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ये जो जनन स्वास्थ्य है, ये मेल में भी, मतलब फीमेल में भी और मेल में भी, क्योंकि अगर मेल में कोई दोष है तो फिर वो उसके मतलब संतान में भी जा सकता है। तो ये टोटल मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब हम समझते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। भाई साहब, जनसंख्या विस्फोट से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट के कारण वो क्यों, मतलब उसके कारण क्या है, उपाय क्या है, और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। देखो गुरु, जनसंख्या विस्फोट, ये अगर हम परिभाषा की बात करें पर किसी स्पीसीज में या किसी जाति में अचानक वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने के लिए हम लेते हैं विश्व और भारत की जनसंख्या को। विश्व की जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई थी। देखिए, सन 1900 में 2 अरब थी विश्व की जनसंख्या, सन 2000 तक आते आते 6 अरब हो गई, यानी कि 3 गुना बढ़ी। तो और 2011 की रिपोर्ट में 7.2 अरब हो गई। अब भारत की देखें इसी के लिए, तो 1950 में, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था, तब 35 करोड़ थी, और 2000 आते आते ये जो जनसंख्या है वो पहुंच गई 100 अरब, वो 100 करोड़, सॉरी, ये पहुंच गई 100 करोड़। और 2011 तक की जो रिपोर्ट थी उसमें 120 करोड़ मापी गई थी। ठीक है, तो 120 करोड़ तक जनसंख्या पहुंची। 50 सालों में 3 गुना भारत में जनसंख्या हुई। यहाँ पर भी विस्फोट हुआ है तगड़ा वाला। अब ये क्यों हुआ था उसका कारण मैं बताता हूँ इधर। ठीक है, तो इन कारणों को ध्यान से समझ। देखो, कारण में अशिक्षा, अशिक्षा के कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण जो है वो अशिक्षा है, कि पेरेंट्स को ना पता होना, मतलब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होना, या फिर उनका अवेयरनेस में इतनी वृद्धि ना होना, तो अशिक्षा भी एक इम्पोर्टेंट कारक है। दूसरा, गर्भ निरोध का यूज ना करना, क्योंकि अनचाहा गर्भ धारण कर लेती हैं जो महिलाएं होती हैं, तो वो भी एक इसका जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है, आप सभी जानते हो। तीसरा जो है वो मानसिकता है, कि मानसिकता की जब बच्चे ज़्यादा अच्छे तो वो अच्छा नहीं रहता। और अगला कारण जो है वो परंपरा है। परंपरा के हिसाब से मानते हैं कि जो दादी अम्मा जो पहले की होती थी वो जानती थी कि बच्चे ज़्यादा अच्छे, तो वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर परंपरा से भी व्यक्ति पर एक, मतलब दबाव, क्या एक तरह से वो होता है, तो परंपरा भी इसका कारण हो सकता है। तीसरा जो अगला कारण है वो है विज्ञान का सक्षम होना। विज्ञान में इतनी टेक्नोलॉजी है कि माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सके किसी भी कंडीशन में। हालांकि वो कुछ एक्सेप्शन हो भी सकते हैं, तो उस कंडीशन में विज्ञान सक्षम हो गया है, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कर दी गई है, यानी कि जो शिशु की मृत्यु दर थी वो भी कम है, मातृ मृत्यु दर भी कम है। तो ये इस विज्ञान की वजह से हुआ है, तो कारण ये भी बन गया। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, परिवार नियोजन। ठीक है, तो इस परिवार नियोजन, जो भारत विश्व का पहला देश था जिसने इस जनसंख्या विस्फोट पर, या फिर जो कहें तो जनन स्वास्थ्य पर काम किया था। तो इसकी एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम है परिवार नियोजन।
ठीक है। ये 1951 में बनाई गई थी योजना, और ये सन भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो परिवार नियोजन की बात करें तो इसमें एक जो योजना आती है वो आती है परिवार कल्याण योजना, जिससे हम परिवार कल्याण योजना के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। इसका काम होता है कि आरसीएच को देखना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में, भ्रूण लिंग जांच जो होती थी वो उस पर रोक लगाना, और बर्थ कंट्रोल यानी कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए उस पर एक मतलब कहें तो उसके लिए एक ऑप्शन देना, उसके लिए एक ऑप्शन बनाना, क्या क्या हम बर्थ कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। तो आरसीएच जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, यानी जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं उनका जो हेल्थ है वो कैसे अच्छी रखी जाए, उनकी जो बीमारी है वो कैसे ठीक की जाए। तो उसके लिए भारत सरकार पोषाहार प्रोवाइड करवाती है, आप जानते ही हो। पोलियो प्रोवाइड करवाती है, पोलियो दवाई जो होती है, टीकाकरण होता है, वो सभी चीज़ें भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है जिससे कि बच्चों की जो चाइल्ड हेल्थ है वो अच्छी रह सके। दूसरा है कि परिवार जो लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि छोटे परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ये भी एक अवेयरनेस फैलाता है कि ऑडियो एंड विजुअल दोनों ऐड है, पोस्टर है, जो भी है उसके ज़रिए भारत सरकार जो है या जो भी एनजीओस हैं वो अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया छोटा परिवार रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना कायदे में तो भारत सरकार आपको ला ही देगी। ठीक है, तो यहाँ पर अवेयरनेस को फैलाना ऑडियो एंड विजुअल द्वारा। फिर भ्रूण की लिंग जांच पर रोक लगाना, क्योंकि पहले भ्रूण लिंग जांच होती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि फीमेल होती थी तो उसको भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब वो गैर कानूनी है। तो ये जो भ्रूण लिंग जांच जो होती है, ये लिंग जांच एक जो टेक्निक है, एक तरीका है, तो एक टेस्ट होता है, तो अमीनोसेंटेसिस जैसे बोलते हैं, एमिनोसेंटेसिस से ये भ्रूण की लिंग जांच होती है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ये सारा जो डेटा है या फिर जो शॉर्ट नोट्स हैं वो सारे ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी को देख लें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम समझते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी हम समझते हैं मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए गर्भ निरोध की विधियां हैं, यहाँ पर लिखी हुई हैं कि गर्भ निरोध में कौन कौन सी विधियां आप यूज कर सकते हो। ये देखो, नंबर वन पहली जो विधि है वो है नेचुरल विधि। नेचुरल विधि देखते हैं कि इसे हम परंपरागत विधि भी बोलते हैं। तो नेचुरल विधि में आपको क्या करना रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से 17वें दिन के बीच का जो है जोन, यानी जो टाइम है वो अनसेफ रहता है किसी भी मैथुन के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर गर्भ धारण करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, तो इस टाइम को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो यही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। नेचुरल जो हम विधि का यूज करते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिन के बीच का अनसेफ जोन होता है, बाकी सब सेफ होता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं। दूसरा है लैक्टेशनल एमेनोरोइया। लैक्टेशनल एमेनोरोइया में क्या होता है कि जो मदर है वो अपने बच्चे को जब तक मिल्क फीडिंग कराती है, जब तक दूध पिलाती है, तब तक उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं आता है, पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वो सेफ जोन माना जाता है। वो कब तक का होता है? 4 से 6 मंथ का। इसके बीच का जो जोन है वो सेफ रहता है, वो टाइम सेफ रहता है। तो 4 से 6 मंथ, 6 मंथ मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये एक लैक्टेशनल एमेनोरोइया है। इससे क्वेश्चन आता है कि लैक्टेशनल एमेनोरोइया क्या है, कि तो आप बोल सकते हो कि जब तक माँ जो है वो अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करवाती है, मिल्क पिलाती है, दूध पिलाती है, तब तक उसका जो पीरियड्स है वो रुका हुआ रहता है, वो नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा है बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब है हम किसी दो चीज़ों के बीच में बैरियर लगा देना, रोक लगा देना। जैसे कि स्पर्म और ओवम। आपको पता है कि जब दोनों स्पर्म और ओवम मेट होते हैं तभी तभी बनता है भ्रूण, यानी वो एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है, तो एम्ब्रॉय को ना बन पाए इसलिए बैरियर्स का यूज करते हैं। बैरियर्स होते हैं आपके जो जननांगों को ढक देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हो निरोध है, जिसे हम कंडोम्स कहते हैं, और ये लेटेक्स से बना होता है। ये ध्यान रखना है आपको, लेटेक्स से बना होता है, या पतली रबड़ या लेटेक्स से बना होता है। ये इससे हम डाईफार्म होता है, सर्विकल कैप होती है, सर्विकल कैप, डाईफार्म और स्पर्म क्रीम का भी यूज करते हैं। तो ये हो गए बैरियर्स। आपको ये फीमेल्स भी होते हैं और मेल्स में भी। ठीक है, ये जो सर्विकल कैप है ये फीमेल्स में। अब देखते हैं हम आईयूडी। आईयूडी क्या है? इससे हम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी अंदर जो यूट्रस है उसके अंदर नर्स या डॉक्टर के जरिए कुछ मतलब ऐसा कुछ लगाते हैं, डिवाइस की तरह कुछ लगाते हैं, जिसका उदाहरण हमें लिपेज लूप, कॉपर टी, मल्टी डोज 375, ठीक है, और LNG 20। अब इसमें
का जो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, आईयूडी से क्वेश्चन पूछता है कि आईयूडी होता क्या है। पहली बात तो इससे आप बता सकते हो कि ये फीमेल्स के यूटेरस में लगाए जाते हैं, और इसका उदाहरण है लिपेज लूप, कॉपर टी। अब लिपेज लूप जो होता है वो औषधि रहित होता है, ये कोई भी स्राव नहीं करता है, किसी भी तरीके की दवाई स्राव नहीं करता है अंदर जाकर। लेकिन कॉपर टी कॉपर का स्राव करती है। मल्टीडोज 375 ये भी कॉपर का स्राव करती है। और आपका LNG-20 ये हॉर्मोन्स का स्राव करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन चारों का मतलब दे देगा इन चारों में से, और पूछ लेगा कि बताओ कि औषधि रहित कौन सा है जो, तो आप बता सकते हो कि लिपेज लूप है, बता सकते हो। और पूछ ले अगर कॉपर कौन सा रिलीज करता है, तो कॉपर टी है, इसका नाम में ही कॉपर है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। ठीक है, अब जो चौथा जो मेथड है वो है पिल्स, यानी दवाइयाँ कौन सी लेते हैं, टैबलेट्स कौन कौन सी ली जाती है। तो उसके लिए उदाहरण है सहेली। सहेली से क्वेश्चन पूछता है कि सहेली क्या है, तो आप बता सकते हो गर्भ निरोधक गोली है एक। और ये कहाँ बनी थी, इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ संस्थान में। ये पर वीक ली जाती है, यानी एक टैबलेट हर वीक ली। जो पांचवी जो तरीका है वो है सर्जिकल, यानी सर्जरी कर दी या किसी जननांग की सर्जरी करने की, उसका जो गैमिट ही ना निकले बाहर, तो वो सर्जिकल है। ये रिप्लेसेबल नहीं है भैया। एक बार होने के बाद आप किसी भी तरह से मतलब कि गर्भधारण के लिए बाध्य हो जाओगे, फिर आगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्जिकल में आप वैस्कोटॉमी करवाते हो और ट्यूबेक्टोमी। वैस्कोटॉमी मेल्स में होती है, आपको पता होगा कि मेल्स के जो जननांग में बेस्ट डिफरेंस होती है, बेस्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बेस्कोटॉमी। और ट्यूबेकोटॉमी यानी ट्यूब्स होती हैं कहाँ, फैलोपियन ट्यूब्स। तो फैलोपियन ट्यूब्स को काट कर बांध दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ट्यूबेकोटॉमी। तो ये एक परमानेंट इलाज है सर्जिकल मेथड गर्भ निरोध का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको मेथड बता दिए। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि अबॉर्शन क्या होता है, यानी कि सगर्भता का समापन क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं सगर्भता का समापन, यानी कि अबॉर्शन क्या होता है, उसको लीगल होता भी है या नहीं। तो चलिए समझते हैं। सगर्भता का समापन तब किया जाता है जब अनैच्छिक गर्भ धारण कर ले कोई। जब अनैच्छिक गर्भ को हटाया जाता है या समाप्त करा जाता है, करवाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सगर्भता का समापन। तो इसके लिए एक तकनीक का यूज होता है जिसे हम कहते हैं MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है MTP। तो MTP करवाया जाता है। अब ये भारत में लीगल कितना होता है, तो ये 12 हफ्तों तक का गर्भ आप समाप्त करवा सकते हैं, ये लीगल है। लेकिन इससे ऊपर का अगर कोई गर्भ है और वो मतलब किसी भी तरह से उसे हटवाना है, तो उसके लिए अलग जो वो नियम बनाया गया था। हालांकि 12 हफ्तों का जो नियम था ये 1971 में बनाया गया था। लेकिन जो 12 से ऊपर 24 हफ्तों तक का है, वो संशोधन किया गया था 2017 के तहत। तो 2017 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत यहाँ पर 12 हफ्तों से ज़्यादा या 24 हफ्तों से कम का भ्रूण समाप्त किया जाता है। लेकिन उसके लिए अलग जो है उसके लिए नियम बनाए गए हैं। जो यौन संचालित रोग हैं जिसे हम कहते हैं STI, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये वायरस के द्वारा होते हैं। और ये होते कैसे हैं वो समझते हैं। देखो, इसका जो तरीका होता है वो ब्लड फ्यूजन होता है। जैसे आपका मान लो किसी बार्बर से आप बाल कटवाने गए, और उसने जो ब्लेड यूज किया है वो हो सकता है पहले किसी व्यक्ति को किया हो और उसको इन्फेक्शन हो, और वो ब्लेड आपकी किसी ब्लड के टुकड़े से लग जाए, आपके ब्लड में किसी तरह से वो टच हो जाए, तो ये होता है। ये कारण भी हो सकता है। तो एक बार्बर का ध्यान ना रखना। सेक्सुअल फ्लूइड क्या होता है, तो सेक्सुअल फ्लूइड जिसे हम योनि स्राव कहते हैं, तो इसका मिलना भी एक तरह से यौन संचालित रोग को बढ़ावा देता है। तीसरा जो होता है वो कंटामिनेटेड निडल, यानी कि हमने किसी एक ही निडल को कई लोगों में लगाया है, तो वो कंटामिनेटेड निडल होती है, जिसकी वजह से भी ये रोग संचालित होते हैं। कंटामिनेटेड यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जब कोई निर्जीव चीज़ संक्रमित होती है तो उसे हम कंटामिनेटेड कहते हैं, और जब कोई जीव संक्रमित होता है किसी वायरस से तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्टेड। ठीक है, तो इन्फेक्टेड और कंटामिनेटेड में ये अंतर होता है। इन रोगों का उदाहरण क्या होता है, तो समझिए गोनेरिया, सिफिलिस और हर्पिस, और हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पिस, और आपका एड्स के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो भाई ये जो 3 लिख रखे हैं अलग अलग, ये क्यों लिख रखे हैं, तो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ये नो ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट तो है, रोका जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक बार एड्स किसी को हो जाए तो 3-4 साल में निपटना तय है। तो गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस, इनका टोटल यानी पूरा कोर्स करोगे तब भी ठीक होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। अब
हमने संक्रमित रोगों के बारे में पढ़ा। इनसे बचने के लिए आप 3 उपाय कर सकते हो। आप किसी अनजान व्यक्ति से संबंध ना बनाएँ, या फिर दूसरा है कि गर्भ निरोध का यूज़ करें। तीसरा है, अगर किसी भी तरह की शंका होती है आपको कि हाँ भैया ऐसा ये जो रोग है वो हो सकता है मुझे, तो डॉक्टर को तुरंत से बताएँ, वो कुछ ना कुछ आपका इलाज ज़रूर से करेगा। ठीक है? तो अब हमने बात करनी है बांझपन की, यानी इनफर्टिलिटी की। देखो, इनफर्टिलिटी जो होता है वो किसी भी कोई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को जन्म ना दे पा रहे हैं, या किसी भी तरह से उनका भ्रूण जो है वो विकसित नहीं हो पा रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उनके अंदर, तो वो बांझपन का कारण बनता है। इंडिया में क्या होता है कि भैया अगर बांझपन है तो दोष पूरा का पूरा स्त्री को दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मेल में भी दिक्कतें होती हैं। तो बांझपन का एक कारण हो सकता है जन्मजात हो, या फिर कोई रोग हो जिसकी वजह से वहाँ पर बांझपन आया हो, इनफर्टिलिटी हो। अच्छा भैया, इसका इलाज क्या हो सकता है? तो भैया इसका इलाज तो डॉक्टर करता है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर इलाज से सही नहीं हो रहा है, तब इसके लिए एक जो टेक्निक यूज होती है उसे कहते हैं हम आईवी फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज तब करते हैं जब पता लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो इस बांझपन से मुक्त नहीं हो सकते, मतलब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, तब हम इस आईवी फर्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। इससे जन्मे बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। ठीक है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आईवी फर्टिलाइजेशन से जन्मे बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। सैरोगेट मदर क्या होता है? तो सैरोगेट मदर में होता क्या है कि जो बांझपन वाले, जो इनफर्टिलिटी वाले जो पेरेंट्स हैं, उनके गैमेट निकाल के फ्यूजन करवा के हम किसी दूसरी स्त्री में उसका इम्प्लांट कर देते हैं, तो उसकी जो कोख में इन पेरेंट्स का क्या होगा, बच्चा जो है वो भ्रूण है वो विकासशील होगा, यानी विकसित होने लगेगा। तो सैरोगेट मदर कहलाती है, जिससे दूसरी स्त्री के अंदर हमने जो एम्ब्रॉय या भ्रूण इम्प्लांट किया था, और उसके अंदर जो बढ़ता है, बाद में वो बच्चा जन्म लेता है, वो भ्रूण जन्म लेता है, और फिर वो उन्हें दे दिया जाता है। बाकी वो सैरोगेट मदर जो भी है वो अपने पैसे वगैरह जो भी, या फिर कुछ चार्ज करती है तो वो लेती है। ठीक है? तो सैरोगेट मदर भी ये होता है, और ये क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि जनन स्वास्थ्य में क्या क्या कारण रहते हैं, क्या क्या कारक होते हैं, कौन कौन से पहलू को हमें पढ़ना रहता है। मैंने बताया कि आपको ए टू जेड चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर से देख लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको ये सारा जो टॉपिक है, ये आपको लाइन बाई लाइन सारा का सारा याद हो जाएगा, अगर आपने इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी देख ली तो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।